हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको मैथ्स का प्रैक्टिस पेपर करवा रहा था। ठीक है, तो मैंने आपको 16 तक क्वेश्चन करवा दिए थे। अब हम 17 से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में पहले उसे देख लें। ठीक है, फिर 17 से क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, तो 17 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन तक इसमें हम करेंगे। और यहाँ बता रखा है कि 17, 18, 19, 20। ठीक है, 17, 18, 19, 20 यहाँ 4 केस स्टडीज हैं। ठीक है, और जितनी भी केस स्टडीज है उसमें 5 क्वेश्चन है। ठीक है, जिनमें से आपको कोई भी ना 4 को सॉल्व करना है। मतलब हर केस स्टडी में आपको क्या करना है, 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो अब देखो पहला यहाँ पर दे रखा है कि सृष्टि ने अपने जन्मदिन पर योजना बनाई कि इस बार वह अपना जन्मदिन एक छोटे से अनाथालय में मनाएगी। ठीक है, उसने वहां रहने वाले बच्चों और बड़ों को देने के लिए सेब खरीदे। उसने बर्थडे केक के साथ प्रत्येक बच्चे को 2 सेब और प्रत्येक वयस्क को 3 सेब दिए। उसने कुल 60 सेब जो है बांटे। अब इंग्लिश में सुन लो। ऑन हर बर्थडे, जब उसका बर्थडे आया तो सृष्टि ने ये योजना बनाई, प्लानिंग करी कि वो अपना जो बर्थडे है ना वो स्मॉल ऑर्फनेज में, मतलब जो अनाथालय वहां पर मनाएगी। और उसने एप्पल जो है ना वो बच्चों के लिए और बड़ों के लिए लिए। बच्चों को उसने 2 एप्पल दिए। ठीक है, और बड़ों को उसने 3 एप्पल दिए बर्थडे केक के साथ। तो टोटल जो 60 एप्पल जो डिस्ट्रीब्यूट किए गए। अब देखो आपको यहाँ पर ये पता लगा कि कितने बच्चे और कितने बड़े हैं, नहीं पता लगा ना। तो अब देखो आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में। ये कह रहा है कि अब आप ऊपर आपने पढ़ लिया तो उसके बेस पर इन क्वेश्चन के आंसर दीजिए। ठीक है, तो ये कह रहा है कि बच्चों को आप एक्स मान लो और जो एडल्ट है उन्हें वाई मान लो। ठीक है, सुनते मेरी बात, चिल्ड्रन को एक्स और एडल्ट को वाई। तो कह रहा है कि कौन सी लीनियर इक्वेशन बनेगी। तो देखो देखो अभी हमें यहाँ पर दे ही रखा है कि बच्चों को एक्स मानना है। ठीक है, और बड़ों को वाई मानना है। तो चिल्ड्रन जो है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन वो क्या है एक्स। ठीक है, और नंबर ऑफ एडल्ट कितने हैं, वो कितने वाई। बच्चों की संख्या कितनी है एक्स। ठीक है, और बड़ों की संख्या कितनी है वाई। अब खुद सोचो, बच्चों को 2 से मिले हैं। ठीक है, और बड़ों को 3 से मिले। टोटल मिला के कितने सेब हो गए 60। तो इस तरीके से ये लीनियर इक्वेशन बन गई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से। पर हमें ये लिख के नहीं दिखाना, हमें केवल टिक करना है। ठीक है, तो होप आपने खुद ही पता लगा लिया होगा कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 60। तो पहले वाले का जो आंसर है वो क्या आ गया, बी आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब वो कह रहे हैं यदि, देखो मैं आपको समझा भी रहा हूँ इसलिए लिख के दिखा रहा हूँ। आपको तो एग्जाम में केवल आंसर लिखना है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं यदि बच्चों की संख्या 15 है तो बताओ एडल्ट कितने होंगे। अगर बच्चे 15 हैं तो बड़े कितने होंगे। तो ये इक्वेशन दे रखी है ना। तो बच्चे मतलब एक्स कितना है 15। तो जहां एक्स है वो 15 पुट कर दो। 2 की जगह 2 लिखा, एक्स की जगह क्या क्या 15। ठीक है, प्लस की जगह प्लस, 3 की जगह 3, वाई की जगह वाई, 60 का 60। अब मेरी आप बात ध्यान सुनो, आपको ये समझ में आ गया ना कि मैं एक्स की जगह 15 को लिख रहा हूँ क्योंकि बच्चे जो है वो एक्स माने गए हैं। ठीक है, इसलिए मैंने लिख के भी दिखा दिया यहाँ पर। तो 15 दूनी 30, 15 टू 30, प्लस का 30 माइनस का हो गया। और 60 में 30 के कितने बचे 30। ठीक है, तो 30 को 3 से डिवाइड कर दिया, 10 आ गया। तो अब बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो अगर बच्चे 15 हैं तो बड़े कितने होंगे 10।
तो सेकंड का ए आंसर आ गया। सेकंड का क्या आंसर आ गया? ए। अगर किसी बच्चे के मन में आ रहा है सर मैं भी सोल्व करके आंसर लिख सकता हूँ, देखो अब ये ना एमसीक्यू में, अगर आप सोल्व करो तो लाइन डाल के इधर कर दो। अगर आप ऐसा कर भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका आंसर चमक में आना चाहिए, बड़ा ऐसा डब्बा बना देना ताकि टीचर चेक कर पाए, ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं होता टीचर के पास इतना। ठीक है, अब थर्ड देखो, ये कह अगर मान लेते हैं एडल्ट 12 हो तो बच्चे कितने होंगे? तो सिंपल सी बात है, एडल्ट मतलब वाई, तो वाई आपको 12 दे रखा है। तो आपको क्या करना है, ये जो इक्वेशन दे रखी है ना, इसमें आपको क्या कर देना है, पुट कर देना है। 2 की जगह क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, वाई आपको 12 दे रखा है, तो 2 की जगह आपको क्या आ जाएगा? 2। एक्स की जगह क्या आ जाएगा? एक्स प्लस 3 की जगह 3, वाई की जगह क्या आ जाएगा? आपका 12। ठीक है, तो 2x, 12 से 36, 60, 36 प्लस का माइनस हो गया, इक्वल के इधर जब जाता है साइन चेंज हो जाता है। अब 60 में से 36 के कितने बचे? 24। 2 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड 12 आ गया। तो अब थर्ड का आंसर आपका क्या आ गया? थर्ड का आपका आ गया 12। थर्ड का क्या आ गया आपका? सी 12। अब वो कह रहा है अगर x माइनस का 5 हो, y 2 हो, तो आपको b की वैल्यू पता लगानी है। तो देखो जो चीज दे रखी है उसकी जगह पुट कर देंगे। 3x 5y इज इक्वल टू बी। तो देखो 3 की जगह 3 लिखा, x की जगह क्या लिखने के लिए बोले? माइनस का 5। बी की जगह क्या बोला है? और सॉरी y की जगह क्या बोला है? 2। और b की जगह b, क्योंकि इसने बोला ना x और y की वैल्यू पुट कर दो तो b निकल जाएगा आपका। तो 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, और 15 में से 10 चलेगा तो माइनस के 5। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पर? माइनस का 5 आ गया। तो ये कौन सा है? फोर्थ। तो फोर्थ में आपका ए का माइनस का 5 आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आ जाइए फिफ्थ, आपको कुछ 4 करना है, ठीक है, पर पेपर में आप 4 करेंगे, यहाँ सारे करेंगे। ये कह रहे ये वैल्यू दे रखी है आपको, इसको इससे कंपेयर करो और ए का मान निकालो। ये आप अच्छे से कर चुके होंगे 4.1 में। अब इससे कंपेयर करो, देखो एक्स के साथ वाले को ए बोलते हैं, तो बच्चे कई बार जल्दबाजी में क्या कर देते हैं, 4 सोच लेते हैं और 4 पर टिक कर देते हैं और आंसर गलत। क्यों? क्योंकि एक्स के साथ वाले को ए बोलना है और ए पूछा है, तो एक्स तो ये लिखा ना। अब एक्स कहीं भी लिखा हो बच्चों, हमें ए उसी को बोलना है जो एक्स के साथ हो। तो यहाँ कुछ नहीं है तो माइनस है, और कुछ नहीं तो एक मानेंगे तो एक। ए की वैल्यू माइनस का 1 आ गई, बी कितना आ गया? 4 आ गया, और सी अगर ये उधर जाएगा तो माइनस का, क्योंकि उधर रखते हैं। तो ए इतना है, बी इतना है और सी इतना है। अब पूछा क्या है इनसे? पूछा है ए। देखो आप कहेंगे सर आपने सी माइनस का 5 के लिए, देखो बच्चों इसको पहले उधर ले जाना पड़ता है, मैं आपको यहाँ कर देता हूँ। देखो 4y माइनस का x इज इक्वल टू 5 है, तो पहले 5 को उधर ले आओ, फिर लाइन से लिखो, पहले x आता है, फिर y आता है, फिर c आता है। तो a कितना आ गया? माइनस का 1, b कितना आ गया? 4, और c कितना आ गया? माइनस का 5। तो आपको याद रखना है x के साथ वाले को a कहते हैं, तो आगे पीछे लिख देगा तो आप ये नहीं इसको a बोल दोगे। क्लियर हो गया? तो हमारा a माइनस का 1 ये रहा, तो पांचवे का आंसर हमारा कितना आ गया? b माइनस का 1। ठीक है, अब आ जाइए 18th क्वेश्चन। देखिए 18 क्वेश्चन आपकी बुक का एग्जाम्पल ही है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे अलग कर दिया और कुछ नहीं।
ये कह रहा है कि एक ट्राइंगल है ABC, ये देखो कह रहे 24 है, ये 32 है और ये 40 है। तो एक माली है, उसने इसके चारों ओर ना बाउंड्री लगा दी है, ठीक है, बाड़ लगा दी, फेंसिंग कर दी है, ठीक है। और बस यहाँ से कितना खोल दे, 3 मीटर गैप दे दी, यहाँ पर ना बाउंड्री नहीं लगाई गई, मतलब फेंसिंग नहीं लगाई गई। अभी गेट है, बाकी यहाँ तो पूरी देखो, यहाँ पूरी घास तो पूरी होगी ना, इस बात को ध्यान में रखना। सिर्फ गेट के लिए जगह छोड़ दी है 3 मीटर चौड़ी। तो देखो ये है आपका, ठीक है, यहाँ पे जगह छोड़ दी गई, यहाँ पर फेंसिंग नहीं, ताकि अंदर हम जा सकें, ठीक है। और हमें कितनी वैल्यू दे रखी है, ये दे रखी है 24, ये 32 और ये 40 और ये 3 है, ठीक है, ये पूरा 3 है। अब पूछा क्या है, मीटर में है सब, ठीक है। कह रहा पार्क का अर्ध परिमाप ज्ञात कीजिए, व्हाट इज द सेमी पेरीमीटर ऑफ द पार्क। और सेमी पेरीमीटर का मतलब तो एस निकालना। तो एस का, एस मतलब ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। तो ए कितना है 24, बी कितना है 40 और सी कितना है 32। तीनों को जोड़ के आधा कर देंगे, क्योंकि सेमी पेरीमीटर बोला है ना, तीनों को टोटल करके आधा, ठीक है, समझ में आ गई। अब इसको जोड़ो, 4 2 6 और 4 3 7 8 9 और इसका आधा कर दो, 2 4 8 2 8 6 48 आ, ठीक है। तो 48 कहाँ पर है आपका डी। तो क्वेश्चन नंबर 18 में पहले का आपका आंसर डी आ गया, 48 मीटर, ठीक है। अब उसके कह रहे पार्क का क्षेत्रफल निकालिए। पार्क मतलब ये पूरा जो पार्क है, इस पूरे का एरिया निकालो। तो एरिया निकालने के लिए हीरोन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले एस माइनस ए निकाल लो। देखो इसको मैंने ए मान लिया 24, इसको मैंने बी मान लिया 40 और इसको मैंने सी मान लिया 32। अब एस माइनस ए निकालेंगे। एस कितना है 48 माइनस ए कितना है 24, ठीक है, कितना बचे 24। एस माइनस बी निकालो, 48 माइनस 40 कितना आ गया 8 आ गया। एस माइनस सी निकालो, 48 माइनस 32 तो कितना आ जाएगा आपका 16, ठीक है। अब इन तीनों को ऐड करके देख लो कि ये 48 आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि इससे आपको पता लगेगा कि आपको सही है गलत है। तो सही है, ठीक है, आ रहा है। अब निकाल लो एरिया, क्योंकि एरिया तो निकालना है। एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस कितना है 48 और एस माइनस ए कितना है ये पूरा 24, एस माइनस बी कितना है 8, एस माइनस सी कितना है 16, ठीक है। अब इसके आप प्राइम फैक्टर कर दो, 48 है ना 48, ऐसे कर लो 2 2 जा 4। एरिया मतलब होता है बच्चों क्षेत्रफल, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, ठीक है, हिंदी में बोल रहा हूँ, ठीक है। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4, ठीक है, और मल्टीप्लाई में 3, 2 दिन 4 दिन 8 दिन 16, 16 3 जा 48, 24 का करो। आप माइंड में भी कर सकते हो ऐसे, 3 दूनी, ठीक है, 6 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 2 दिन 4 दिन 8 से 24, 3 2 6, 3 2 12, 12 2 24। ये तो आप ऐसे निकाल के देख लो 24 का ऐसे, ठीक है। उसके बाद गुना 8, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, फिर 16 है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, 16 है ना, 1 2 3 4। अब देखो कितने कितने दो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 7 2 बाहर आ गए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, कितने 3 है 1 2 1 बाहर आ गए, ठीक है। तो ऐसे करना है आपको, ठीक है, ये ऐसे लगा लो मल्टीप्लाई, ठीक है। अब करो 2 2 जा 4, ऐसे 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128,
ठीक है, 128 को मल्टीप्लाई करो 3 से, 3 × 8 = 24 का 4, 2 से 3 × 6 7 8, 3 कम 3, ठीक है, 384, ठीक है, तो मीटर का स्क्वायर। ठीक है, देखो मैंने आपके सामने बच्चे की तरह करके दिखा रहा हूँ ताकि किस तरीके से आप कर सकते हैं आराम से। ये देखो 384 मीटर स्क्वायर है, समझ में आ गई। अब वो कह रहा है कि अगर 20 रुपए लगते हैं घास लगाने के तो कितने रुपए लगेंगे। देखो जितने आया ना उसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, तो 384 को मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, तो 0 को 0 आ गया, 2 4 = 8, 2 8 16, 2 6 और 7, ठीक है, तो 7680 ये आ गया, भी आ गया। ठीक है, तो अब देखो मैं आंसर यहाँ लिख देता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 18 के सेकंड का आंसर कितना निकला हमारा, 384, यानी कि बी। थर्ड का कितना है, आप केवल आंसर से बता सकते हैं बच्चों। ठीक है, थर्ड का कितना है, 7680, 7680 रुपीस में। ठीक है, अब उसके आगे कह रहा है अगर 30 रुपये प्रति मीटर, देखो इस पे स्क्वायर नहीं लगा। एक बात और बताता हूँ, देखो कभी कंफ्यूजन होगा ना, या मीटर स्क्वायर है ना, तो मीटर स्क्वायर वाले से मल्टीप्लाई होगी। अब यहाँ पर मीटर है ना, तो केवल मीटर वाले से ही मल्टीप्लाई होगी। तो 30 रुपये प्रति मीटर है, कांटेदार बाड़ लगाने की लागत। तो जो हम बाड़ नहीं लगा रहे, जो हम फेंसिंग कर रहे हैं, तो 30 रुपये ले रहा है 1 मीटर के, सिर्फ 1 मीटर के। तो आप बताओ कितनी कॉस्ट होगी। आपको पहले पता लगाना पड़ेगा कि आपने जो तार लगाई है ना वो कहाँ का लगाई है। आपने तार केवल यहाँ लगाई है, यहाँ लगाई है, यहाँ लगाई, यहाँ लगाई, बस 3 मीटर छोड़ दिया। तो इस पूरे का टोटल कितना था, यहाँ देखो पूरे का टोटल कितना था, 96। तो 96 में से ये 3 हटा दो, तो 96 में से समझ आ गया 3 क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तार नहीं लगी ना। और 93 ये मीटर है, देखो भाई मीटर ऐड करो तो मीटर मीटर ही तो रहेगा। और 93 है, कितने रुपए, 30 रुपए। तो किसकी फेंसिंग कॉस्ट कितनी आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, बाड़ की लागत, बाड़ की लागत कितने रुपए आ जाएगी। 93 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 30 से, तो 0 को 0, 3 3 9, 27, तो 2790 रुपये आ जाएगा। ये देखो, ठीक है, तो हमारा 18 का जो फोर्थ है ना, 2790 आ गया। अब पांचवा क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है पार्क की सबसे छोटी भुजा पर बनाए गए शीशलम की लंबाई होगी। देखो अब ये तो देखो मैंने कहा ना आपको, कोई भी आप क्या कर सकते हैं, 4 करने हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ जो आपका इंग्लिश में देखो पार्ट ए है, उसमें 4 केस स्टडी है आपकी। ठीक है, तो ये सेक्शन फर्स्ट है 16 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स ईच, एंड सेक्शन 4 है 4 केस स्टडी ऑफ बेस क्वेश्चन। ठीक है, और 4 केस हैं। ठीक है, तो ऊपर बताया था 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो अब इसमें ये क्या कह रहे हैं कि पार्क की जो सबसे छोटी भुजा है उस पर आपको एल्टीट्यूड जो है ना वो फाइंड करना है। तो अब आप इसी क्वेश्चन पर दोबारा आओ, तो सबसे छोटी भुजा कौन सी है, 24 है। तो क्या है, इस 24 पे ये एल्टीट्यूड है, ये हाइट है, ये आपको निकालनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये स्टूडेंट्स, हमने पूरे का एरिया कितना निकाला है, 84 निकाला है। तो जब हमें एल्टीट्यूड दिया होता है तो हम एल्टीट्यूड से भी ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो हो सकता है अभी कुछ बच्चों को ना आ रहा, मैं दोबारा बताऊंगा। देखो ये 24 दे रखा है, छोटी भुजा पर हाइट निकालनी है ये। ठीक है, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है ना, फिर हम यहाँ पे लिख लेंगे सामने कितना निकाला हमने, 384। तो यहाँ लिख देंगे 384 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर फॉर्मूला नीचे लिख देंगे 1/2 बेस इंटू हाइट।
पता है बेस इंटू हाइट क्यों लिखा? जब हमें एल्टीट्यूड निकालना होता है तो ये फॉर्मूला लगाते हैं हिंदी में, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। लिख देता हूँ आधार गुणा में ऊंचाई। ठीक है, अब देखो 1/2 आधार कितना है? 24। और ऊंचाई मतलब एल्टीट्यूड हमें निकालना है। ऊंचाई लिख लो या एल्टीट्यूड लिख लो, ठीक है, हिंदी में लंब लिख लो, ठीक है। तो अब देखो 2 से काटो, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 12 का, अभी 12 जाके डिवाइड हो जाएगा। हमें लंब निकालना है तो 384 को 12 से डिवाइड कर दो, 12 3 36, ठीक है, कितने बचे? तो बचे 12 दूनी 24, तो 32 आ गया। ठीक है, कितना आ गया? 32 मीटर आ गया। तो इस तरीके से ये आ गया 32 मीटर। तो डी का आंसर कितना आ गया? 32 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हमें निकालना होगा। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में ये कह रहा है कि एक गांव में एक बड़ा बिजली का खंभा पीसी था। ये देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पर पी, देख रहे हो पी। तो अब ये कह रहा है कि चित्र में आप देख सकते हैं, फिगर में देख सकते हैं, और इस खंबे को 10 मीटर लेंथ के एक वायर से जो है ना टाइट किया गया। ये देखो ये वायर से टाइट किया गया, बांधा गया। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अब चिंगारी निकली तो ये पूरी तरह डैमेज हो गया, पूरा डैमेज हो गया। तो ये कह रहा है कि आमतौर पर जब कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसे रोप की मदद से कनेक्ट कर देते हैं, रस्सी की मदद से ठीक कर देते हैं। लेकिन बिजली ठीक करने वाला अपने साइकिल पर रखते हैं जो रस्सी होती है। इस बार बिजली ठीक करने वालों को 10 मीटर लेंथ की स्टेयर की जरूरत पड़ी। ठीक है, लैडर की जरूरत पड़ी, सीढ़ी की जरूरत पड़ी। ठीक है, सीढ़ी की जरूरत पड़ी, तभी वे खंभे पर यहाँ पहुंच पाए और उन्होंने अपना काम पूरा करा और 60 डिग्री के एंगल पे रखा। कितने डिग्री पे रखा? 60 डिग्री के एंगल पे रखा। तो अब कह रहा है कि इसके बेस पर केस स्टडी पढ़ ली, इसके बेस पर आपको क्वेश्चन के आंसर करने हैं। ठीक है, तो मैंने हिंदी इंग्लिश में दोनों में मतलब बताने की थोड़ी थोड़ी कोशिश की है। आप फिर भी एक बार पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको और समझा देता हूँ। देखिए ये आपका एक पोल है और इस पोल में आपको ये बता रखा है कि ये 10 मीटर है, ये पी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, और ये बता दिया गया है कि ये 60 डिग्री पर ये लैडर लगाई गई है। और इसने पहले बता दिया जो लैडर लगाई गई है ना, जो लैडर आपको लगाई गई है वो है आपकी, देखो क्वेश्चन में देखा 10 मीटर। दिस टाइम इलेक्ट्रिशियन नीड a staircase of 10 मीटर so that it can reach at point P। तो आपको पहले बता दिया गया कि ये 10 है। ठीक है, और ये आपका एक पोल है, क्या है? पोल है, तो ये 90 का होगा और ये भी 90 का। ठीक है, पोल जो खंभा वो बिल्कुल सीधा खड़ा होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो बोला क्या है इसने क्वेश्चन में, तो हम जो नेम है पूरे लिख देते हैं, ये ए है और इसका नाम बी है। ठीक है, अब उसने बोला है कि ट्राइंगल पी ए सी, पी ए सी, ठीक है, ट्राइंगल पी ए सी, और कह रहा ट्राइंगल पी बी सी एंड ट्राइंगल पी बी सी। देखो पी ए सी लिख रहे तो पी बी सी लिख रहे हैं। ठीक है, नाम लिखने का तरीका सही होना चाहिए। ठीक है, ये कह रहे कि इन दोनों में कौन सी साइड कॉमन है। देखो अगर ये लाइन ना होती दो ट्राइंगल ना बनते, तो पीसी क्या है? कॉमन है, पीसी इज कॉमन। और हिंदी में बोलते हैं पीसी ओबेनिस्ट है। बच्चों अगर रेखा ना होती ना ये पीसी तो दो ट्रायंगल नहीं बन पाते, तो पीसी का ओबेनिस्ट है। तो अब जो हमारा 1900 क्वेश्चन है तो उसका आंसर कौन सा करेक्ट आ गया? पीसी आ गया। ठीक है, तो 19वें में पहले का क्या है? ए पीसी। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ये हमारा आंसर आ गया पीसी। अब आगे क्या पूछा है? आगे पूछा है कि ट्रायंगल पीएसी और पीबीसी किस कॉमन कंडीशन से जो है ना वो कॉन्ग्रुएंस है, मतलब कौन सी कंडीशन है जिससे वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, कौन सी कंडीशन से वो कॉन्ग्रुएंस होते हैं। बच्चों देखो
आप बताओ कौन सी कंडीशन से दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंस होंगे। देखो ये 90 का है, ये भी 90 का है, ठीक है। ये क्या कहलाता है, राइट आर, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूस एच, और ये क्या है, साइड। तो राइट हाइपोटेन्यूस साइड, तो आर एच एस रूल से, कौन से रूल से, आर एच एस रूल से, ठीक है। तो कौन से रूल से आ गया, आर एच एस से। तो 19वें का दूसरे का आंसर क्या आ गया हमारा, ए आर एच एस, ठीक है। देखो यहाँ 60 दे रखा है, यहाँ बताया नहीं, ठीक है। और ये 10 था क्योंकि सी डी है, ये हमें 10 गिवन था, ये कॉमन आ गया। तो इस तरीके से हमें पता लगाना पड़ेगा। अब कई बच्चे जो है ना कुछ और सोच सकते हैं, लेकिन उन्हें ध्यान से सोचना होगा कि आर एच एस तभी होता है जब एक 90 हो, हाइपोटेन्यूस हो और साइड हो। ये मैं सोचना 90 होगा तो आर एच एस हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो समझ में आ गया। अब आगे देखो, ये कह रहा है कि पीएससी और पीबीसी में कौन से कोण समान है। अब आपको इन चारों में से बताना कौन से इक्वल है। क्या एंगल ए बराबर एक्स के हो सकता है। अच्छा क्वेश्चन में देखो एक्स का लिखा है, ये रहा, ये वाई है, ठीक है। तो ये कह रहा है क्या क्या एंगल ए एक्स के बराबर हो सकता है। एंगल ए, ये वाला एंगल एक्स के बराबर हो सकता है, बताओ। हो सकता है, आप खुद सोचो डियर। ये 90 का है, ये 60 का है, एक ट्रायंगल का टोटल कितना होता है, 180 होता है। तो ये कितने का बचा, 30 का बचा ना। ये 90 का है, 60 का, तो 30 का। तो कह रहा है ए और एक्स बराबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना। तो इसका ना पहला वाला गलत है। अब और एक और बात, हम पीएसी और पीबीसी की बात कर रहे हैं। पीएसी और पीबीसी ये दोनों तो एक ही ट्रायंगल में हैं, और हम एक ही ट्रायंगल में थोड़ी थोड़ी बताना है, दोनों अलग अलग ट्रायंगल में होना चाहिए। कह रहे क्या बी एक्स के बराबर हो सकता है, बी बी एक्स के। देखो ये 60 का, तो ये भी 60 का होगा। अब ये 60 का और ये 30 का, तो बराबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते, ये भी नहीं है। पता है 60 का क्यों होगा, अगर एक ट्रायंगल में तीन चीजें बराबर होती है, हर चीज बराबर होती है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग वाली, ठीक है, उसके हिसाब से। तो अब ये कह रहे बी बराबर वाई क्यों होगा, तो जो बी है वाई, अब ये कैसे हो जाएगा, वही तो ये 60 का और ये 30 का है, क्योंकि एक ट्रायंगल का 180 तो होता है, ये भी नहीं हो सकता। अब लास्ट वाला बचा वो तो होगा ही। चेक कर लेते हैं, ए सी पी और बी सी पी होगा, क्योंकि ये भी 90 और ये भी 90 है। तो इस तरीके से थर्ड का हमारा आंसर क्या गया, डी आ गया। ए सी पी इक्वल होगा बी सी पी। अब उसके बाद नेक्स्ट है कि बीपीसी की वैल्यू क्या होगी। एंगल बीपीसी किसके बराबर होगा, बीपीसी चेक करो। बीपीसी हमने निकाल ही दिया 30, तो आई क्या पहले से आ गया था, ठीक है। तो अब बताने की जरूरत नहीं है ना। अब करें एपीसी की वैल्यू बताओ। एपीसी एपीसी भाई वो भी निकाल लिया था, 30 होगा, ठीक है, क्योंकि एक ट्रायंगल का रोड 180 होता है, ये 90 का, 60 का, तो कितना का बचा, 30, ठीक है। तो हमारा ये भी केस स्टडी हमारी पूरी होगी, और हमें कुछ चार करने थे इसमें से भी। अब आ जाओ 20 में आ जाओ। ये कह रहा है अनिल जो है वो, अभी इस बार पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं, ठीक है, और हिंदी में समझाता रहूंगा। अनिल जो है वो एक मैथमेटिक्स के टीचर है, गवर्नमेंट स्कूल में न्यू दिल्ली के अंदर है। और जब पीरियोडिक टेस्ट हो जाता है ना तीसरा, तो वो बच्चों के मार्क्स जो है वो इकट्ठे कर लेते हैं, क्लास 9 के बच्चों के। तो उन्होंने देखा कि क्लास में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसके बहुत सबसे नंबर कम आए ना, एक बच्चा ऐसा है जिसके सबसे कम नंबर है वो है 2, सबसे ज्यादा नंबर लाने वाला बच्चा है 59। देखो सबसे कम नंबर कितना है, 2, सबसे ज्यादा कितना है 15। मतलब एक बच्चा ऐसा जिसके सबसे कम 2 नंबर लाया, और एक ऐसा बच्चा जो सबसे ज्यादा नंबर लाया 59। तो उन्होंने इसके बेस पर क्या कर दिया, आपके सामने हिस्टोग्राम बना दिया, आपके सामने आयत चित्र बना दिया, ठीक है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। पहला कह रहा है आपको विड्थ बतानी है क्लास की, मतलब ये जो क्लास है ना, वर्ग अंतराल, इसकी चौड़ाई बतानी है। तो अब बताओ इसकी चौड़ाई कितनी है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कितनी कितनी चौड़ाई चल रही है। 10 में से 0 गए 10, 20 में से 10 गए 10, 30 में से 20 गए 10। तो चौड़ाई कितनी है इसकी,
10। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर जो 20 है ना, उसका पहले का आंसर कितना आ गया? बी। समझ में आ गया आपको? मैं बहुत आराम से समझा रहा हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया बी। ठीक है, तो विथ मतलब समझ में आ गया। इसको क्लास साइज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लास साइज। अगर आपसे क्लास साइज पूछ ले, चौड़ाई पूछ ले, वर्ग साइज पूछ ले, तो बात एक ही है। ठीक है, अब आगे सुनो। ये कह रहा है कि आय चित्र में छात्रों की कुल संख्या कितनी है। ये जो पूरी फिगर है ना, इसमें कितने बच्चे हैं टोटल। अब ये तो हमें आराम से देखना पड़ेगा और आपके साथ में आराम से इसे नोट। तो देखिए गिनते हैं हम, ये कितने हैं यहाँ पे? 2। ठीक है, 2। ठीक है, मैं आपको वैसे कर रहा हूं जैसे आप करेंगे। तो ये कितना है? 10। और फिर ये कितना है? इसको ध्यान से देखो, 21। ठीक है, और ये कितना है आपका? 19। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 देखो, 7। ठीक है, और लास्ट वाला देखो 1। अब इसका टोटल कर लो, 2 और 1 3। ठीक है, 3 हो गए, 3 और 7 कितने हो गए? 10। 10 10 20 का 0 पर 2 कैरी, तो 2 3 4 5 6, तो 60। तो टोटल जो है वो कितने बच्चे हैं? 60 बच्चे हैं। ठीक है, तो आपका दूसरे का जो आंसर है 20 के दूसरे का आंसर क्या आ गया आपका? डी, 60। ठीक है, अब आगे क्या बोला है? कह रहा है कितने छात्रों ने 50% और उससे अधिक अंक प्राप्त किए। देखो यहाँ पर बच्चे बहुत गलती करते हैं, ये जो 50% है ना, इसको 50 समझ लेते हैं और ये 50 से इसको गिन लेते हैं। गलत। देखो 50% बोला है, यानी कि कितने बच्चों की 50% आएंगे? 60 का था 30, 50% मतलब आधा। तो 30 से ज्यादा कितने हैं? तो 30 से ज्यादा 1 2 3, इन 3 कॉलम को जोड़ देंगे, यानी कि हम इन 3 कॉलम को जोड़ देंगे। 19 20 और 7 27, तो 27 आए। तो 27 किस में है? आपका डी। ठीक है, तो तीसरे का भी आंसर क्या? डी, 27। अब उसने बोला है कितने छात्र 50% से कम आए हैं। तो 50 से कम यानी 30 से कम, तो 1 2 3, इन तीनों को जोड़ेंगे, इनको ऊपर वाले को जोड़ लेंगे इनको। तो 21 22 23 और 10 33, 33। तो 33 किस में आया? ये आपका है सी। ठीक है, कौन सा है? सी। तो चौथे का है आपका सी, 33। अब देखो चेक करो, इन दोनों को जोड़ के 60 बनेगा, क्योंकि आधे बच्चे ये रहे, आधे बच्चे ये रहे। अब कह रहा है कि इसका परिसर निकालिए, रेंज निकालिए। रेंज, रेंज मतलब होता है सबसे बड़े में से छोटा घटा दो। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन सा था? 59। सबसे छोटा 2 था, तो 59 में से 2 गए तो 57। और 57 जो है वो कौन से नंबर पर है? ए। तो पांचवी का ए आंसर है। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको केस स्टडी बहुत अच्छे से समझा दी है, और पार्ट भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊंगा। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर, स्टूडेंट्स।